ईंटें हाथ में पकड़ते ही लोग डर से छोड़ गए। शियन सोचती रही, वह यहाँ क्यों है? कोर्ट लेडी की बातें याद आते ही उसे लगा कि किंग ऑफ शिंग उसे मारने आया है और वह भाग खड़ी हुई। किंग ऑफ शिंग तुरंत अपने घोड़े से कूदा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शियन डर के मारे हिलती रही, सोच रही थी कि शायद यही उसकी मौत का समय है। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और कहा कि हिले नहीं, वरना गिर जाएगी। उसे करीब पकड़कर धीरे से बोला, अंततः मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। शियन ने पूछा, क्या आप मुझे मारने नहीं आए? किंग ऑफ शिंग ने कहा, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें प्रॉपरली चेरिश करने का मौका भी नहीं पाया। वह अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शियन स्वेच्छा से उसके पास आए। फेन ने खबर सुनते ही क्रोध से ललचाई। उसकी हैंडमेड ने बताया, शियन अब हाउ डिवाइन मेडन कहलाती है और इवन हिज मैजेस्टी उसे आदर से देखता है। उसने राज्य में घोषणा भी कर दी कि वह पर्सनली उसका स्वागत करेंगे। फेन का चेहरा पीलापन लिए, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसने पूछा। कोई भी महिला कभी इतना सम्मान नहीं पाई। उसने श्योरली हिज मैजेस्टी को जादू से प्रभावित किया है। बात पूरी करने से पहले ही एक और व्यक्ति ने जीन टोंग के बारे में पत्र पहुंचाया। फाइन ने तुरंत संदेशवाहक को बुलाया। वह प्रिंस चाओ रुएर का आदमी था। उसने फाइन से शियन को एलिमिनेट करने की साजिश का प्रस्ताव रखा, यह कहते हुए कि उनके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। फेन जो एलिमिनेट करना चाहती थी, वही व्यक्ति प्रिंस चाओ रुएर ढूंढ रहा था। इस तरह उन्होंने अलायंस बना लिया। किंग ऑफ शिंग ने शियन को उठाया और पानी में फेंक दिया। शियन नाराज होकर फुसफुसाई, मैंने आपको क्या बुरा किया कि मुझे डंपलिंग की तरह बॉइलिंग वाटर में फेंक दिया? किंग ऑफ शिंग उसके पास आया, उसे गले लगाया और समझाया, यह रॉयल हॉट रिंग है, यहाँ का पानी थकान दूर करता है। शियन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह उसकी चिंता दिखा रहा है। किंग ऑफ शिंग ने शरारती अंदाज में कहा, तुम हार्डली डंपलिंग जैसी हो, तुम तो नूडल जैसी हो। डंपलिंग तुमसे कहीं ज्यादा प्लम्प होता है। अगर नूडल कंपैरिजन से बुरा लगा तो माफ करना। शियन ने उसका चेहरा धक्का दिया। किंग ऑफ शिंग ने देखा कि उसके हाथ पहले जैसे नर्म नहीं हैं और उसने उसका हाथ पकड़ा। देखने लगा कि वह कट्स और ब्लिस्टर से भरे हुए हैं। शियन ने कहा, हार्ड लेबर की वजह से इंजरीज होती हैं, कुछ अनयूजुअल नहीं है। बिना बोले किंग ऑफ शिंग ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसकी चोटों पर हवा फूंकी। शियन ने ब्लश किया, यह टिकल्स। ठीक है योर मैजेस्टी, उसने धीरे से कहा और हाथ हटाने की कोशिश की। किंग ऑफ शिंग ने फुसफुसाया, तुम इतनी स्टबर्न क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मैं तुम्हें लॉक करके रखना चाहता हूं। उसने उसे नीचे दबाया। वह उसकी विंग्स क्लिप करना चाहता था पर डर रहा था कि उन्हें तोड़ न दे। उसने उसके कान में धीरे से कहा, जहाँ सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं, जहाँ तुम सिर्फ मुझे देखो, जहाँ तुम्हारी दुनिया सिर्फ मेरे बारे में सोचती रहे। उसने उसका चिन उठाया और पूछा, मुझे क्या करना होगा कि तुम मेरे पास रहो? शियन के गाल लाल हो गए। क्या यह तुम अपने फीलिंग्स कन्फेस कर रहे? कन्फेसिंग? किंग ऑफ शिंग हैरान, मैं तुमसे प्यार कर, क्या अब तुम मेरी हो जाओगी? यह सुनकर शियन चौंक गई। पीछे हटते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया। किंग ऑफ शिंग ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी रोप फट गई। शर्म से घबराई शियन तुरंत कपड़े बदलने के लिए भाग गई। जंगल में भटकते हुए वह एक पेड़ के नीचे रुक गई, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। किंग ऑफ शिंग की कन्फेशन उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन वह उसके फीलिंग्स का जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने सोचा, वह तो एक दिन हारिम रखेगा। एक एम्परर का प्यार शायद ही कभी सच्चा या हमेशा रहने वाला होता है। जब वह अपने समय में लौट जाएगी, वह उसे भूल जाएगा। यह सोचकर उसके सीने में अचानक दर्द उठा, एक अजीब सा कसाव जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या सच में उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? उसने पेड़ का तना पकड़ लिया और खुद को संभालने के लिए अपना सिर उसकी खुरदुरी छाल से टकराने लगी। वह अब भी इस मोनोक्रोम दुनिया में रहना नहीं चाहती थी। उधर प्रिंस जाओशिंग पैलेस की ओर जा रहा था, शियन को ढूंढने। रास्ते में उसे किसी के सिर पेड़ से टकराने की आवाज सुनाई दी और कोई बड़बड़ा रहा था, गेट अ ग्रिप, गेट अ ग्रिप। उसके साथ चल रहे ऑफिशियल ने कहा, योर हाइनेस, आधी रात है, फटे कपड़े, अजीब हरकतें, वह पजेस्ट लगती है। यह अच्छा संकेत नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन प्रिंस सियाओ ने जब उस औरत की गोल्डन आइज देखी तो पहचान लिया कि वह शियन है।
और उसकी ओर दौड़ पड़ा। सिर टकराने से चक्कर खाई शेन को पास में घात लगाए बैठे सांप का पता नहीं चला। अचानक एक आवाज गूंजी, देखो। लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही वेनमस स्नेक ने उसके टखने में दांत गड़ा दिए। उसे नहीं पता था कि चेतावनी किसने दी। चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ शिंग था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सांप होंगे। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपनी डैगर से तुरंत सांप को मार डाला, उसे डांटते हुए कि वह अकेले क्यों भटक रही थी। उसने उसका पैर उठाया और जहर चूस कर निकालने की तैयारी की, जबकि ऐसा करने से खुद के पॉइजन्ड होने का खतरा था। शेन चिंतित आंखों से उसे देखती रही। प्रिंस चाओरुएर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन ऑफिशियल ने उसे रोक लिया ताकि उसकी मौजूदगी जाहिर न हो। प्रिंस चाओरुएर ने सोचा कि किंग ऑफ शिंग अकेला और असुरक्षित है और वह उसे मार सकता है। उसने ऑफिशियल से कहा, मुझे छोड़ो, क्या तुम्हें नहीं दिखता वह औरत जहर से मर सकती है? उसे मरना नहीं चाहिए, ऑफिशियल ने समझाया। आसपास सैनिक जरूर होंगे और क्वीन तथा शाओ राज्य को आपकी जरूरत है। जल्दबाजी मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। जब तक किंग ऑफ शिंग उसे बचाना चाहता है वह जिंदा रहेगी। वह प्रोफेसी की लड़की है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगी। प्रिंस चाओरुएर ने फेन के साथ उनकी साजिश की पुष्टि की और अंततः शिंग पैलेस जाने की अपनी योजना जारी रखने का फैसला किया। इधर किंग ऑफ शिंग लगातार शियन के घाव से जहर निकालता रहा। शियन उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन राजा उसकी हालत को लेकर इतना चिंतित था कि अपने चेहरे के बढ़ते पीलापन पर ध्यान ही नहीं दिया। शियन की आंखों में आंसू भर आए जब उसने राजा की थकती हुई कोशिशें देखीं। सिर घुमाकर शियन ने देखा कि प्रिंस शाओरुएर महल की ओर वापस जा रहा है। उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखकर शियन को एक पल के लिए कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ, जैसे वह जियन की याद दिला रहा हो। लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब उसने धुंधली आंखों से दोबारा होश में आकर देखा तो समझ नहीं पा रही थी कि वह किसकी बाहों में है। ध्यान से देखा तो वह किंग ऑफ शिंग था। बिस्तर पर उनकी नजदीकी स्थिति देखकर गलतफहमी हो सकती थी। आखिर हुआ क्या था? शेन के जागते ही किंग ऑफ शिंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शेन ने पास रखे स्क्रोल्स देखे। वह उसकी देखभाल करते हुए वहीं बैठकर अपने राजकाज भी संभाल रहा था। उसने पूछा, मैं कितनी देर सोती रही? क्या आप पूरे समय यहीं थे? वह हल्के से मुस्कुराया। किसने कहा था इतनी बेचैनी से सोने को? मैं चाहकर भी जा नहीं सकता था। 2 दिन पहले किंग ऑफ शिंग ने रॉयल फिजिशियन को बुलाकर शेन की जांच करवाई थी। सौभाग्य से उसने समय रहते जहर निकाल दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब वह खतरे से बाहर थी, बस बुखार उतरना बाकी था ताकि वह पूरी तरह होश में आ सके। किंग ऑफ शिंग ने बड़े स्नेह से शेन के चेहरे को छुआ। बहुत ठंड लग रही है, शेन बुदबुदाई। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया और धीरे से कहा, मुझे हैंड वार्मर सबसे ज्यादा पसंद है। किंग ऑफ शिंग को लगा वह उसे हैंड वार्मर कह रही है। वह हल्का सा शर्मा गया क्योंकि शेन उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसे जगाने से डरते हुए उसने आदेश दिया कि उसके सारे मेमोरियल्स उसी कक्ष में लाए जाएं। उसने कंबल ठीक किया, उसे अपनी ओर खींचा और प्यार से फुसफुसाया, डरो मत, आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम्हें गर्म रखूंगा। शेन और करीब सिमट गई, अब भी उसे अपना हैंड वार्मर समझते हुए। उसे बाहों में भरकर किंग ऑफ शिंग ने सोचा, मैं सच में एक छोटी जंगली बिल्ली उठा लाया हूँ। बाद में दवा लाई गई। किंग ऑफ शिंग ने बिना झिझक दवा ऐसे पी ली जैसे पानी हो। शेन हैरानी से अपने हाथ में पकड़े कटोरे को देख रही थी। उसमें काली कड़वी सी दवा थी। अपनी दवा खत्म कर किंग ऑफ शिंग मुस्कुराया। क्या हुआ, दवा पीने से डर रही हो? कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है, या फिर मैं तुम्हें पिला दूं? यह कहकर उसने एक और घूंट लिया। शेन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे करीब खींचा और दवा उसके मुंह में माउथ टू माउथ पिला दी। शेन ने दवा निगल ली। दोनों की नजरें मिली और हल्की सी लाली दोनों के चेहरों पर आ गई। किंग ऑफ शिंग ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, अब भी कड़वी है? शेन ने जल्दी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद पी लूंगी। वह कटोरा लेने बढ़ी, लेकिन किंग ऑफ शिंग ने धीरे से उसका सिर थाम लिया और फिर से दवा पिलाने लगा। शेन ने उसे हल्का सा धक्का दिया तो कटोरा गिरकर फर्श पर टूट गया।
आवाज सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े प्रिंस शाओरुअर ने घबराकर पुकारा, योर मैजेस्टी, आप ठीक हैं? वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि जनरल मांग ने उसका रास्ता रोक लिया। प्रिंस शाओरुअर राजा की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन जनरल मांग ने उसे आश्वस्त किया कि अंदर सब ठीक है। हिज मैजेस्टी तो 14 साल की उम्र में ही बैटलफील्ड पर उतर गए थे। कंसॉर्ट के साथ रहते हुए उन्हें कौन सा खतरा हो सकता है? ऐसे अंदर घुसकर बीच में टोकना ठीक नहीं होगा। जनरल मांग की इस बात का मतलब प्रिंस सियाओरुएर को बिल्कुल समझ नहीं आया। वह हैरान सा खड़ा रहा। तब जनरल मांग उसके पास झुका और उसके कान में धीरे से कुछ समझाया। प्रिंस सियाओरुएर पहले तो उसे ड्यूटी के समय शराब पीने पर डांटने वाला था, क्योंकि यह सेना के नियमों के खिलाफ था, लेकिन अचानक उसने बात बदल दी और कहा कि उसे एक जरूरी सूचना देनी है। अंदर से फुसफुसाहट सुनकर किंग ऑफ शिंग ने उन्हें अंदर आने का आदेश दिया। प्रिंस स्याओ रुएर ने बताया कि शाओ राज्य में अशांति बढ़ रही है। भले ही किंग स्याओ ने शिंग के प्रति निष्ठा की शपथ ली हो, लेकिन अब भी कुछ गुप्त विद्रोही सक्रिय हैं। योर मैजेस्टी, हमें सतर्क रहना होगा। उसने राजा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। जनरल मांग ने भी कहा, सौभाग्य से योर मैजेस्टी ने पहले ही दूरदर्शिता दिखाते हुए मुझे कॉन्सॉर्ट शियन की गुप्त रूप से रक्षा करने का आदेश दिया था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अनुचित समय पर अंदर आ गए हैं, तो दोनों जल्दी से बाहर निकल गए। शियन ने किंग ऑफ शिंग से जनरल मांग की बात के बारे में पूछा। वह शांत स्वर में बोला, मैंने बस उसे जूकी सोर्ड वर्कशॉप की प्रगति देखने और उसी बहाने तुम्हारा हाल जानने को कहा था। शियन समझ गई कि वह अपनी चिंता को कम करके बता रहा है। साफ था कि वह शुरू से ही चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा था। उसे याद आया कि उसी की वजह से उसे चोट लगी थी। उसके दिल में अपराध बोध भर गया। उसने उसकी रोब को हल्के से पकड़ा और धीमे से पूछा, आपका घाव कैसा है? किंग ऑफ शिंग ने बात टाल दी, बस एक खरोंच है, अब ठीक है। शियन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वह पूरी तरह भरा नहीं है, फिर आपको सांप ने भी काट लिया और आप मेरी देखभाल में ठीक से आराम भी नहीं कर पाए। मुझे देखने दीजिए। उसने धीरे से उसकी रोब हटाई। उसके कंधे से लेकर कमर तक एक लंबा गहरा निशान था। किंग ऑफ शिंग ने शांत स्वर में कहा, यह उस पहले असैसिन की देन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। रुएर की बताई हुई घटना याद कर शियन के हाथ कांप गए। उसने उस निशान को उंगलियों से छुआ और उसका दिल दर्द से भर गया। किंग ऑफ शिंग बोला, मैं तो इसे भूल ही गया था। शियन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसकी पीठ पर टपकते हुए गीलापन महसूस कर वह मुड़ा और उसकी आंखों में आंसू देखे। वह नरमी से बोला, क्या तुम मेरे लिए रो रही हो? उसने धीरे से कहा कि वह न रोए। उसके आंसू देखकर वह खुद घबरा जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। इससे पहले कि शियन कुछ समझ पाती, किंग ऑफ शिंग ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इस बार उसने विरोध नहीं किया। वह धीमे से बोला, अगर तुमने विरोध नहीं किया तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह करीब आने लगा, शियन ने उसे अचानक धक्का दे दिया और घबराकर वहां से भाग गई। वह खुद से कहती रही कि उसे उसके लिए जो महसूस हो रहा है वह सिर्फ दया है, प्यार नहीं। उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। वह ऐसा होने नहीं दे सकती। उसे लगा अगर उसने उसे स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब होगा अपने परिवार, अपने भविष्य, अपनी पूरी दुनिया को छोड़ देना। वह इस जगह से जुड़ नहीं सकती। शहर की ऊंची दीवार पर खड़ी शियन नीचे लोगों को देख रही थी। नीचे से आवाजें आ रही थीं, देखो डिवाइन मेडन। लोग उसे श्रद्धा से पुकार रहे थे। देखो डिवाइन मेडन, लोग चिल्ला रहे थे। जांग हाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने शियन का हाथ थाम लिया। जब शियन ने आयरन सोर्ड्स बनाए थे तब जुकिसुर वर्कशॉप के सभी लोगों को माफ कर दिया गया था और उन्हें घर लौटने की अनुमति मिल गई थी। अचानक जांग हाओ उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और विनती करने लगा कि वह उसके पास रहकर उसकी रक्षा करना चाहता है। उसे बस उसकी अनुमति चाहिए थी। उसने उस दिन की कहानी सुनाई जब शियन पहली बार इस दुनिया में आई थी। उसने कहा, आसमान से एक सुनहरी रोशनी गिरी थी। उसी रोशनी ने उसे शियन तक पहुंचाया। उसी क्षण उसे समझ आ गया था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका आना उनके अंधेरे रास्ते को रोशन करने वाली एक किरण जैसा था। उसने उसे बचाया था, उन सबको बचाया था। कई लोग मानते थे कि उसका आगमन डिवाइन संकेत था।
भविष्यवाणी में भी लिखा था कि गोल्डन मेडन दूसरे संसार से आएगी, हेवन से उतरेगी। उसी समय किंग ऑफ शिंग वहां पहुंचा और शियन को अपनी बाहों में भर लिया। भीड़ गूंज उठी, लॉन्ग लिव हिज मैजेस्टी, लॉन्ग लिव द डिवाइन मेडन। किंग ऑफ शिंग ने शियन को उठा लिया, उसके माथे को चूमा और घोषणा की कि जब वह उससे विवाह के लिए सहमत होगी तब वह शिंग की क्वीन बनेगी, उसकी एकमात्र पत्नी। नागरिक खुशी से झूम उठे। डिवाइन मेडन हमारी है, वह शिंग की है, वह हिज मैजेस्टी की है। लेकिन यह सब प्रिंस स्याओरुअर ने छिपकर देखा। उसके साथ खड़े एक ऑफिशियल ने धीमे से कहा, जिसके पास गोल्डन मेडन होगी उसी के पास पूरा रेल्म होगा, लोगों के दिल उसी के साथ हैं। यह सुनकर प्रिंस स्याओरुअर का निश्चय और मजबूत हो गया कि वह शियन को अपने लिए हासिल करेगा। उसने एक स्त्री का वेश धारण किया, उत्सव में घुसकर उसे अगवा करने की योजना बनाई। उधर लेजेंडरी सेलेस्टियल मेडन अपने कक्ष में हैंडमेडन्स के साथ लैंडलॉर्ड नाम का कार्ड खेल रही थी। ब्लू मून पैलेस की प्रमुख मैडम सू दरवाजे पर आईं और पूछा कि वे क्या कर रही हैं। एक हैंडमेडन ने कहा, डिवाइन मेडन ने कुछ सिंबल्स बनाए और कहा कि हम लैंडलॉर्ड खेल सकते हैं। मुझे ये अरेबिक न्यूमरल समझ नहीं आते, इसलिए मैं नहीं खेल रही। यह सुनते ही मैडम सू ने शियन को तुरंत खींच लिया और बोली कि हिज मैजेस्टी उसके सम्मान में जो फेस्टिवल रख रहे हैं उसके लिए उसे तैयार होना होगा। मैडम सू ने फेदर डस्टर से हल्के से उसके सिर पर थपकी दी और डांटा, बस खेलती ही रहती हो, चलो नहाना है और कपड़े बदलने हैं। बाकी हैंडमेडन्स हंसने लगीं। शियन आमतौर पर बहुत सरल और बेफिक्र रहती थी। स्नान करते हुए शियन ने शियाओ की बातें सुनी। मैडम सू भले सख्त लगती हों, लेकिन पूरे महल में उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती है। हिज मैजेस्टी ने उन्हें खास तौर पर ब्लू मून पैलेस में इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच में आपकी परवाह करते हैं। इन दिनों आपने अजीब बीमारियों का इलाज किया, पानी को शुद्ध किया और अनगिनत लोगों की मदद की है। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। यह फेस्टिवल भी लोगों के अनुरोध पर आपके सम्मान में रखा गया है। शियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसने तो बस सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया था। हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन और पानी की साधारण फिल्ट्रेशन, उसमें कोई चमत्कार जैसा कुछ नहीं था, जैसा लोग मान रहे हैं।